गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस की अपनी इस क्लास में। और पिछली बार हमने पढ़ा था राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, जिसमें हम अब तक हम देख चुके हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है, अर्थात उसकी परिभाषा क्या है, उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी अध्ययन पद्धतियां कौन सी हैं और उसकी क्या कमियां हैं, ये सब हम देख चुके हैं। आज हमें जिस मुद्दे पर चर्चा करनी है या जो पढ़ना है हमें टॉपिक, वो है राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। तो मैंने आपसे बताया कि राजनीति विज्ञान बहुत पुराना विषय है। पहले लेक्चर में मैंने बात की थी, लगभग 2350 साल पहले इसका जन्म हुआ था यूनान में, ग्रीस में, और अरस्तु को इसका जनक माना जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। तब से इस 2350 साल की यात्रा में राजनीति विज्ञान में निरंतर बदलाव आता रहा है। एक ज़माना था जो यूनान का जो समय था वो बुद्धिवादी युग था, यानी तर्क और बुद्धि के आधार पर विश्लेषण होता था। फिर ईसाइयत का दौर आया, मध्य युग को, जिसको एज ऑफ डार्कनेस कहते हैं, अंधकार का युग कहते हैं। उसमें तर्क का स्थान आस्था ने ले लिया और मनुष्य की बुद्धि जो है वो एक तरह से वो नेतृत्व हो गई आस्था के द्वारा। धर्म का प्रभाव बढ़ा मानव जीवन में। पुनर्जागरण और धर्म सुधार के बाद, धर्म सुधार आंदोलन जो यूरोप में चले 14वीं 15वीं शताब्दी में, उसका परिणाम ये हुआ कि फिर से जो है जीवन में विज्ञान और तर्क बुद्धि का महत्व स्थापित हुआ, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही। इस सब का प्रभाव राजनीति विज्ञान पर भी पड़ा है। लेकिन जो बड़ा बदलाव दिखाई दिया हमें राजनीति विज्ञान में, वो 20वीं शताब्दी के मध्य में आया, जब राजनीति विज्ञान एक वास्तविक विज्ञान बनने की दिशा में आगे बढ़ने लगा। तो परंपरागतता से आधुनिकता की ओर जो ये परिवर्तन आया वो अचानक नहीं आया। ऐसा नहीं था कि रात को हम परंपरावादी थे और सुबह उठे तो आधुनिक हो गए, ऐसा नहीं हुआ। कई साल लगे इसमें, कई दशक लगे। बल्कि ये बदलाव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हो गया था, यानी 1850 के बाद कुछ संकेत दिखने लगे थे, जो धीरे धीरे प्रभाव उसका बढ़ता गया। परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो उपलब्धियां थी, जो अवधारणाएं थी, जो उसकी मान्यताएं थी, जो अध्ययन पद्धतियां थी, उन सब के प्रति असंतोष उत्पन्न होने लगा। पहला उदाहरण अगर हम देखें तो एक अंग्रेज विधि शास्त्री थे, बैजहॉट। उनकी किताब थी द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। इस पुस्तक में उन्होंने जो औपचारिक संस्थागत दृष्टिकोण था, विधिवादी दृष्टिकोण था, उस की आलोचना की, उसको चुनौती दी और कहा कि दृष्टिकोण उचित नहीं है राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए। इसी तरह से इसमें जो इस स्लाइड में जो लास्ट बिंदु है उसको आप देखें, ऑगस्ट काम्टे, जिनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, उन्होंने प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म के विचार को आगे बढ़ाया, अर्थात समाज विज्ञानों को आनुभाविक बनाया जाना चाहिए, इस बात पर उन्होंने बल दिया। ये दो बातें यहां से हमें देखनी। सिर्फ आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। यहां आप देखिए, अब ये प्रक्रिया जो 19वीं शताब्दी में शुरू हुई, 20वीं शताब्दी में गति पकड़ने लगी। क्या हुआ? सबसे पहले 1903 में अमेरिका में राजनीति विज्ञान संघ, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन,
APSA की स्थापना हुई 1903 में। इसने 1906 में एक मैगजीन प्रकाशित करनी शुरू की जिसका नाम था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, APSR शॉर्ट में आप इसको याद रख सकते हैं। और इसके हर वर्ष जो है सम्मेलन होने लगे। इस संस्था का काम क्या था? राजनीति विज्ञान में शोध को बढ़ावा देना, रिसर्च को बढ़ावा देना। फिर आइए 1908 में एक किताब प्रकाशित हुई आर्थर एफ बेंटले की। किताब का नाम था द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात राजनीति की प्रक्रिया। इसमें उन्होंने एक नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया राजनीति के संबंध में, जिसको हम कहते हैं समूह सिद्धांत, या हम इसको राजनीति का आनुभाविक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। उन्होंने समझाया कि राजनीति क्या होती है और कैसे हम उसको देख सकते हैं समाज में घटित होते हुए। इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे दबाव समूह वाले चैप्टर में। फिलहाल आप इतना जान लें कि उन्होंने राजनीति को आनुभाविक स्वरूप प्रदान किया, जिसको देखा जा सकता था समाज में घटित होते हुए। राजनीति बताया उन्होंने एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो समाज में चलता रहता है, ये इन्होंने बताया। इसी वर्ष एक और पुस्तक प्रकाशित हुई थी और वो थी ग्राहम वालास की, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, राजनीति में मानव समाज स्वभाव। इसमें उन्होंने कहा कि भाई राजनीति पर जो है मनोविज्ञान का बहुत प्रभाव पड़ता है। ऊपर वाली जो पुस्तक थी यानी आर्थर बेंटले की, वो राजनीति में समाजशास्त्र के प्रभाव की बात करती थी, और ये जो पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये राजनीति में मानव स्वभाव के प्रभाव की बात करती है। इसी तरह से लॉवेल का एक लेख प्रकाशित हुआ 1910 में, फिजियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें उन्होंने राजनीतिक संस्थाओं के वास्तविक कार्यकरण को अध्ययन की बात की। पुस्तकालय अध्ययन की जरूरत नहीं बोले, संस्थाओं के वास्तविक कार्यकरण को समझने की आवश्यकता है। इसी तरह से चार्ल्स ए बेयर्ड, उनकी किताब थी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वॉल्टर लिपमैन, पब्लिक ओपिनियन। इन दो किताबों में इन्होंने राजनीति में मानव व्यवहार की भूमिका का अध्ययन करने की बात की कि राजनीति में मानव के व्यवहार की क्या भूमिका होती है, इसको समझा जाना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आता था 1920 से 30 का दशक। इस दशक में सबसे बड़ी जो घटना राजनीति विज्ञान के संदर्भ में कही जा सकती है वो है शिकागो स्कूल। शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में है, उसमें एक शिकागो स्कूल की स्थापना हुई जिसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यवहारवादी और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में कार्य किया। और इसमें बहुत सारे विचारक वैज्ञानिक, राजनीतिक वैज्ञानिक थे, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे चार्ल्स ई मैरियम। ये नाम याद रखिए। और इन चार्ल्स ई मैरियम महोदय ने ये अपेक्षा व्यक्त की, ये आकांक्षा व्यक्त की कि वो दिन दूर नहीं है जब राजनीति विज्ञान भी व्यवहारवादी विज्ञान होगा। समाजशास्त्र की तरह राजनीति विज्ञान भी व्यवहारवादी विज्ञान होगा। इसी कारण चार्ल्स ई मैरियम को राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद क्या है, ये सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे। सिंपल शब्दों में अगर समझना चाहें आप व्यवहारवाद को, तो व्यवहारवाद वो दृष्टिकोण है जो राजनीति में मानव व्यवहार के अध्ययन करने की बात करता है। और बौद्धिक जनक क्या है? बौद्धिक जनक का मतलब ये है कि चार्ल्स ई मैरियम ने राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद को शुरू नहीं किया था,
लेकिन उन्होंने कहा था कि शुरू होना चाहिए, ये बात की थी उन्होंने, विचार दिया था कि ऐसा होना चाहिए। इसलिए उनको बौद्धिक जनक कहा जाता है। जनक कौन है राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का? अगर बौद्धिक शब्द हटा दिया जाए तो यहाँ पर फिर हमें चार्ल्स ई मैरियम की जगह पर डेविड ईस्टन का नाम लिखना पड़ेगा। डेविड ईस्टन राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के जनक हैं और चार्ल्स ई मैरियम बौद्धिक जनक कहे जाते हैं। चार्ल्स ई मैरियम ने एक पुस्तक लिखी, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। याद रखिएगा, ये जितनी किताबें मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब याद रखिएगा, प्रश्न आते हैं इन पर। इसमें उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अंतः अनुशासनात्मक बनाने पर बल दिया। अंतः अनुशासनात्मक मतलब क्या होता है? संक्षेप में इसका अर्थ होता है अन्य विषयों के साथ जोड़कर पढ़ा जाए। जैसे राजनीति को समझना है आपको तो समाजशास्त्र की मदद लीजिए, अर्थशास्त्र की मदद लीजिए, मनोविज्ञान की मदद लीजिए। क्यों? क्योंकि ये मानव व्यवहार पर आधारित है और मानव व्यवहार अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। उसका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक पक्षों में समझने के लिए तो विभाजन कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार वास्तव में नहीं कर सकते। मनुष्य का सामाजिक जीवन उसके राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है, उसका आर्थिक जीवन उसके राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है। तो अगर आपको उसको राजनीतिक जीवन को समझना है तो उसके आर्थिक पक्ष को भी समझना पड़ेगा, सामाजिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष को भी समझना पड़ेगा। इस बात पर बल दिया जाता था इस दृष्टिकोण के अंतर्गत। इनके बाद आता है कैटलिन का नाम, GEG कैटलिन। इन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा। इनकी भी कुछ पुस्तकें हैं, द साइंस एंड मेथड्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में 20 से 30 का दशक जो है बड़ा महत्वपूर्ण रहा। यहाँ पर राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति को शुरू करने का विचार प्रतिपादित किया गया चार्ल्स ई मैरियम के द्वारा। फिर क्या होता है साहब, उसके आगे की बात भी हम करते हैं। इसके बाद क्या होता है देखिए, हैरोल्ड लासवेल की किताब छपती है, पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। इसमें इन्होंने राजनीति को शक्ति को आकार देने तथा उसके वितरण से संबंधित बताया। यानी कहने का मतलब राजनीति विज्ञान अब शक्ति का अध्ययन करने की बात करने लगा था। कैटलिन को भी हमने देखा था पिछली स्लाइड में, उन्होंने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा था और यही बात कुछ न कुछ दूसरे शब्दों में हैरोल्ड लासवेल कह रहे हैं। यानी कुछ नई विशेषताएं राजनीति के अध्ययन की निकल के आ रही। एक अंतः अनुशासनात्मकता का विचार आया, एक मानव व्यवहार के अध्ययन करने की बात कही गई, तीसरी बात ये शक्ति की बात कहने लगे हैं हैरोल्ड लासवेल। इसके बाद क्या होता है, 1939 से 45 दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है और राजनीतिक वैज्ञानिकों को प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलता है, उन्हें प्रशासन की वास्तविकताओं को समझने का अवसर मिलता है। अब तक वो पुस्तकालय अध्ययन कर रहे थे, अब जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उनको लगा यार हमारा तो कोई उपयोगी नहीं है, हमारे अध्ययन का तो कोई उपयोग ही नहीं हो पा रहा है, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं अब तक जो समाज के काम आ सके, सरकार के काम आ सके। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा अध्ययन करना चाहिए जो समाज उपयोगी हो, व्यवहार वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए। इस पर उन्होंने विचार शुरू किया। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात एक अमेरिकी विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, डेविड ईस्टन। ये डेविड ईस्टन वही हैं जो जिनको हम व्यवहारवाद का जनक कहते हैं राजनीति विज्ञान, याद रखिएगा ये नाम। इन डेविड ईस्टन महोदय ने राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया और उन्होंने राजनीति के अध्ययन को जो है व्यापकता प्रदान की, यथार्थपरक बनाया यानी वास्तविकता पर आधारित बनाया और निश्चितता, उसकी निष्कर्षों में निश्चितता की बात की उन्होंने। अन्य बहुत सारे विद्वान भी थे जिनमें डेविड ट्रूमैन, क्रिकपैट्रिक, रॉबर्ट डहेल, G.A. आमंड वगैरह वगैरह शामिल थे। तो इन सब ने जो है राजनीति विज्ञान को के अध्ययन को व्यवहार परक बनाने की दिशा में काम किया। तो इस प्रकार हम जो है
परंपरागत से आधुनिक की तरफ बढ़ते हुए दूसरे विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में एक तरह से एक नई क्रांति हुई। नई क्रांति का सूत्रपात हुआ और वो थी व्यवहारवादी क्रांति, और जिसके प्रणेता थे डेविड ईस्टन। अब हम इस नए राजनीति विज्ञान की चर्चा करते हैं कि आखिर था क्या। अब तक हमने बात की कि हम परंपरागत से आधुनिक की तरफ कैसे बढ़े। तो ये आधुनिक दृष्टिकोण क्या था दरअसल, ये देखने की बात है। अब इसमें हम परिभाषाओं की बात करेंगे। 4 तरह की परिभाषाएं हैं। देखिए, सबसे पहले जो दृष्टिकोण है वो कहता है कि राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण में भी मैंने आपको 3 तरह की परिभाषाएं बताई थी। केवल राज्य का अध्ययन करने वाला विषय, केवल सरकार का अध्ययन करने वाला विषय, दोनों का अध्ययन करने वाला विषय। इस रूप में हमने इसको परिभाषित किया था। अब यहाँ पर भी 4 तरह के दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग कहते हैं मानव के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करने वाला विषय है ये। अर्थात अब संस्थाओं की बात नहीं करनी है, मूल्यों की बात नहीं करनी है। जो वास्तविक मनुष्य हैं, जो समाज में रहते हैं, जो एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं, उनके बीच के आपसी संबंधों को समझने का प्रयास करना है, उनके आपसी व्यवहार को समझने की आवश्यकता है। कैटलिन की परिभाषा देख लीजिए आप। राजनीति विज्ञान क्या है? संगठित मानव समाज से संबंधित है। एक परिभाषा यहां से आप ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जी, शक्ति का अध्ययन करने वाला विषय है। चाहे तो कैटलिन को याद कर लीजिए आप, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। हैरल्ड लासवेल को याद कर लीजिए, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। यानी शक्ति ही राजनीति विज्ञान का सार है। आपको याद होगा, राजनीति की परिभाषाएं दी जाती है। शक्ति के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पावर, मैक्स वेबर की परिभाषा है शक्ति के लिए संघर्ष। इसमें बेकर का विचार देख लीजिए आप। शक्ति और राजनीति अपृथक्करणीय है, दोनों एक साथ जुड़े, ट्विंस कहा है उन्होंने राजनीति और शक्ति को। ट्विंस हैं, इनसेपरेबल ट्विंस, अपृथक्करणीय जुड़वा बच्चे। कैटलिन की बात हम कर ही चुके हैं। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान, डेविड ईस्टन ने राजनीति को समझने के लिए राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था, और इसी दृष्टिकोण का प्रयोग फिर आमंड और पावेल ने भी किया, लेकिन दोनों का नजरिया अलग अलग रहा। एक ने जो है संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया, तो ये तीसरा दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान के संबंध में। चौथा दृष्टिकोण बात करें हम तो वो है निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय, कि राजनीति विज्ञान निर्णय निर्माण का अध्ययन करता है। इसमें सबसे बड़ा नाम हर्बर्ट साइमन का है, हैरल्ड लासवेल भी है, लेकिन सबसे बड़ा नाम हर्बर्ट साइमन का इस क्षेत्र में लिया जाता है। तो ये 4 तरह की परिभाषाएं दी जाती है आधुनिक राजनीति विज्ञान के संदर्भ में। मुख्य रूप से इन परिभाषाओं का सार ये है कि अब राजनीति विज्ञान को अध्ययन की एक इकाई मिल गई थी। जैसे हम अन्य विज्ञानों में, जैसे अर्थशास्त्र में हम रुपए पैसे का अध्ययन करते हैं, वैसे राजनीति विज्ञान में अब हम शक्ति का अध्ययन करने की बात करने लगे। पावर का अध्ययन करेंगे, पावर रिलेशन, शक्ति संबंधों का अध्ययन करेंगे, ये तय किया हमने। मानव व्यवहार का अध्ययन करेंगे, इसी तरह निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, और राजनीति को समझने के लिए व्यवस्था दृष्टिकोण का उपयोग करेंगे। ये कुछ सहमतियां विचारकों के बीच में बनती नजर आई। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, अर्थात इसमें हम किस किस चीज का अध्ययन करेंगे। तो देखिए,
पहली बात तो ये जान लीजिए कि परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, व्यापक है। इसमें हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे? सबसे पहले मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करेंगे, ये मूलभूत बात है इसकी। दूसरी बात, राजनीतिक संरचनाओं के साथ साथ प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करेंगे। प्रोसेस का अध्ययन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। संस्थाओं का अध्ययन करने से काम नहीं चलेगा, उनमें उनके अंतर्गत जो प्रोसेस चलता है, प्रक्रिया चलती है, काम किस तरह से होता है, उसका अध्ययन करना ज़्यादा आवश्यक है। तीसरी बात, औपचारिक शासकीय संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संरचनाओं का भी अध्ययन करेंगे। अब तक हम सरकार के विभिन्न अंगों का अध्ययन कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि भाई अनौपचारिक जो औपचारिक हैं उनके अलावा अनौपचारिक संस्थाओं का भी अध्ययन करिए, जैसे दबाव समूह है, राजनीतिक दलों का अध्ययन करिए। इन सब का अध्ययन भी करना ज़रूरी है, क्योंकि यही राजनीति को गति प्रदान करते हैं। चौथी बात, पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अध्ययन तो करना ही करना है, उसके अलावा गैर पश्चिमी व्यवस्थाओं का भी अध्ययन कीजिए, और अलोकतांत्रिक, चाहे तानाशाही हो चाहे राजशाही हो, उनका भी अध्ययन करना है हमें सब, क्योंकि विज्ञान में सब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, बराबरी पे रखते हैं। ये नहीं कह सकते हम इसका अध्ययन करेंगे इसका नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो। नेक्स्ट, राजनीति को प्रभावित करने वाले गैर राजनीतिक तत्वों का अध्ययन। अब तक हम केवल राजनीति का ही अध्ययन कर रहे थे, राजनीति को समझने के लिए गैर राजनीतिक तत्वों का अध्ययन नहीं कर रहे थे। अब हम इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि हम जो है राजनीति को समझने के लिए समाज का भी अध्ययन करेंगे, अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन करेंगे, लोगों के मनोविज्ञान को भी समझेंगे, उनके इतिहास को भी समझने को तैयार है। इतिहास का अध्ययन तो हालांकि पहले भी कर रहे थे हम, लेकिन मुख्य रूप से अब जो बल दिया गया वो समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषयों के जरिए राजनीति विज्ञान को समझने पर बल दिया गया। लास्ट, शक्ति के अध्ययन पर बल। शक्ति का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। शक्ति, प्रभाव, सत्ता, इन सब का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इनके बिना राजनीति विज्ञान को नहीं समझा जा सकता, इस बात पर बल दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये जो है, आप 6 बातें याद रखिए। सबसे पहली बात, मानव व्यवहार। दूसरा, राजनीतिक संस्थाओं के साथ प्रक्रियाओं का अध्ययन। तीसरी बात, औपचारिक संरचनाओं के साथ साथ अनौपचारिक संरचनाओं का भी अध्ययन। चौथी बात, गैर पश्चिमी व्यवस्थाओं और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अध्ययन। पांचवी बात, गैर राजनीतिक तत्वों का अध्ययन। और छठी बात, शक्ति, सत्ता आदि जो महत्वपूर्ण धारणाएं हैं जो राजनीति को प्रभावित करती हैं, उनका अध्ययन। तो ये बात हुई हमारा आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या हुआ। कुछ और विषय इसमें रह गए हैं, अभी कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स कुछ और रह गए हैं जिन पर चर्चा की जानी है, और उसके लिए एक लेक्चर और हम करेंगे, एक छोटा लेक्चर और रखेंगे। आज अपनी बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। कोई कठिनाई हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, और व्हाट्सएप पर भी मुझे पर्सनल चैट पर अपनी बात लिख करके भेज सकते हैं। जो मेरे विद्यार्थी, पंजीकृत विद्यार्थी हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पर भी संदेश भेज सकते हैं। अन्य विद्यार्थी जो पंजीकृत नहीं हैं या पंजीकृत भी हैं तो भी वो यूट्यूब के माध्यम से मुझे अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो ये भी बता दें कि अच्छा लगा, उन्हें समझ में आई आपको बात, तो वो भी ठीक है। तो उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे इस कोविड-19 के दौर में, इस ऑनलाइन क्लास का लाभ आपको मिल रहा होगा। धन्यवाद।